इजराइल ने इस बात की घोषणा की कि उसने अपनी सेना को यह हक दिया है कि वह टारगेटेड तरीके से सिविलियंस को मार सके। वर्तमान संघर्ष को देखें तो आपको बार बार दिखाई देगा कि कौन वार क्राइम ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। गजा में आज 69,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और ये सब लोग बॉम्ब से नहीं मरे, ये भूख से मरे, प्यास से मरे या फिर इलाज ना हो पाने के कारण मरे। लेकिन उसके बावजूद आपको टारगेटेड तरीके से आर्थिक जगहों पर हमला होता हुआ दिखाई देगा। और यूएसए जो है ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करेगा। इसलिए जब आप युद्ध को देखते हैं तो कोई साइड लेने से पहले इस बात को देखें कि युद्ध के दौरान सफर कौन कर रहा है, उसने ऐसा क्या किया था। युद्ध कभी शांति नहीं लाता, वो एक तरह का गहरा सन्नाटा छोड़ जाता है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। मिनाप 168, यह सुनकर आपके मन में कौन सी छवि आती है? आपके मन में छवि आती है ईरान के शहर मिनाप की, जहां 160 स्कूली बच्चियों पर बम गिरा दिया गया, उन्हें मार दिया गया। वो 160 खुदी हुई कब्रों की छवि आपके मन में आती है। क्यों? ईरान का प्रतिनिधिमंडल जब इस्लामाबाद में वार्ता के लिए जाता है तो वो अपने जहाज का नाम मिनाप 168 रखता है। दरअसल आज के भू राजनीतिक परिदृश्य में ये जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, जिसमें अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध में है मिडिल ईस्ट में, वहां जो लगातार अस्थिरता बनी हुई है, और गजा में जो हुआ या यूक्रेन में जो हुआ, जिसका मतलब है कि जो समानांतर संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, वहां लगातार एक चीज बहस के केंद्र में आ रही है, और यह चीज है वॉर क्राइम्स का होना। क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जिसे हम कहते हैं, वह लगातार इन जगहों पर ऐसा लगता है कि उसको बाधित किया जा रहा है, उसे वायलेट किया जा रहा है। क्योंकि नए युद्ध नए तरह के युद्ध हैं, ड्रोन के हमले हो रहे हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है। इजराइल ने इस बात की घोषणा की कि उसने अपनी सेना को यह हक दिया है कि वह टारगेटेड तरीके से सिविलियंस को मार सके। एक पूरी लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट के लोगों को मारने की अनुमति सेना को दी गई है। ये सारे सैनिक नहीं हैं। अर्बन वॉरफेयर चल रहा है और सीमा पार किस्म की सैन्य कार्रवाइयां चल रही हैं। अब यह कोई दुर्लभ अपराध नहीं रह गया है, यह किसी किस्म का कोई अपवाद भी नहीं है। जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें लगातार हमें यह दिखाई दे रहा है कि युद्ध जो है वह केवल सेनाओं के बीच नहीं बचा है। इसलिए आज के वीडियो में हम उस चीज को समझने की चेष्टा करेंगे जिसे वॉर क्राइम कहा जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि युद्धों के समय कानून स्थगित हो जाते हैं, बस इतना जरूर है कि युद्धों के समय कानूनों का रवैया बदल जाता है, कानूनों की स्थिति बदल जाती है। युद्धों के भी दरअसल कुछ कानून होते हैं। युद्धों में भी यह सुनिश्चित किया जाता है कि आप कहां बल प्रयोग करेंगे, कैसा बल प्रयोग करेंगे, इसके लिए बाकायदा कानून है। अगर आप यूनाइटेड नेशन, अगर आपको याद आ रहा हो कि हमारे पास एक संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो उसका एक यूएन चार्टर है जो ये कहता है, आर्टिकल 51, जो ये बताता है कि सेल्फ डिफेंस के रूप में आप निश्चित तौर पर यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं, लेकिन नागरिकों पर हमला नहीं किया जाएगा। और एक चीज जिसे प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है, उसका ध्यान रखा जाएगा। कुल मिलाकर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान रखना है, डिस्टिंक्शन का ध्यान रखना है, और अंततः अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखना है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब बहुत सरल सी बात है। मान लीजिए कि दो लोगों के बीच युद्ध हो रहा है, एक ने किसी दूसरे पर तमाचा या पत्थर मार दिया, बदले में वह तोप लेकर नहीं आ सकता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसका उल्लंघन होगा। इसी तरीके से डिस्टिंक्शन, दो देश अगर युद्ध की स्थिति में हैं, दो सेनाएं अगर लड़ रही हैं, तो उन्हें इस बात का अंतर करना होगा कि वे सैनिक जो लक्ष्य हैं उन पर हमला कर रहे हैं या सिविलियंस पर हमला कर रहे हैं। यदि आपकी सेना सिविलियंस और सैनिकों के बीच अंतर नहीं कर रही है, डिस्टिंक्शन, भेद नहीं कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि ये एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये सेना नहीं है, फिर यह अपराधियों का एक झुंड है जिसके लिए सेना और सिविलियंस के बीच में कोई अंतर नहीं। एंड देन फाइनली अकाउंटेबिलिटी। अगर एक सेना
दूसरी सेना पर हमला कर रही है, एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कौन फैसले कर रहा है? कौन तय कर रहा है कि किसे मारा जाएगा, किसे छोड़ा जाएगा? क्योंकि ध्यान रखिएगा, सैनिक कब अपराधी बन जाता है, इसका कोई बहुत महीन लाइन है। अगर आपने उसे क्रॉस कर दिया तो हो सकता है कि वह व्यक्ति जो आज तक सैनिक है, जिसे आप पदक देना चाहते हैं, आप उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो हो सकता है मुजरिमों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दे, वो अपराधियों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दे। क्योंकि जंग का मतलब केवल शहरों की तबाही नहीं है, इसमें इंसानियत का भी एक इम्तिहान होता है। आज के वक्त में जब हम अपनी आंखों के सामने दुनिया भर में जंग देख रहे हैं, कॉम्बैट और क्रुएलिटी के बीच की लाइन लगातार धुंधली होती जा रही है। हेडलाइंस और जो मीडिया के रूप हैं, वे लगातार बॉम्ब दिखा रहे हैं, वे लगातार तबाही दिखा दे रहे हैं, वे लगातार ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। ऐसे में भूल जा रहे हैं कि ये जो बम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जिन लोगों पर गिर रहे हैं वे इंसान हैं। ये जो अफरा तफरी हो रही है, वह दरअसल इंसान हैं जो भाग रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, वे इंसान हैं। इसलिए यह समझने की आवश्यकता है कि ये जंग हो रही है या कोई अपराध हो रहा है। हम आज के वीडियो में यह समझने का प्रयास करेंगे कि असल में वार क्राइम किसे कहते हैं, इसे डिसाइड कौन करता है और क्यों आज के दौर में इसे जानना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझते हैं सबसे पहले, व्हाट इज वार क्राइम? युद्ध अपराध है क्या? युद्ध अपराध की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सशस्त्र संघर्ष को नियंत्रित करने और अत्याचारों की कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास रही है। जब हम वॉर क्राइम्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब युद्ध के दौरान उन कामों से है जो मानवता की हर मर्यादा को लांघ जाते हैं। ये ऐसी हरकतें हैं जो किसी भी परिस्थिति में एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं। 1949 का जेनेवा कन्वेंशन युद्ध अपराध अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का वह गंभीर उल्लंघन है जो किसी इंटरनेशनल या नेशनल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान नागरिकों या दुश्मन योद्धाओं के खिलाफ किया जाता है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है जेनेवा कन्वेंशन 1949 में वॉर क्राइम की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि निहत्थों को नहीं मार सकती, आप कैदियों को टॉर्चर नहीं कर सकते, आप लूटपाट नहीं कर सकते, आप खाने पीने की चीजों को तबाह नहीं कर सकते। ये सब अपराध है, ये युद्ध नहीं है। आप जाके कहें कि आप किसी के पानी का जो आपका प्लांट है उसे नष्ट करेंगे, आप अस्पतालों को खत्म करेंगे, आप सेना को भेज देंगे सिविलियन इलाकों में और उनसे कहेंगे कि जाइए लूटपाट करके वहां से कीमती चीजें छीन कर लाइए। ये अपराधियों का काम है, ये प्रोफेशनल आर्मीज का काम नहीं है। और एक तरह का एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क है, बिल्कुल क्लियर। युद्ध अपराध कानून जो है उसका ये बात सही है कि हमेशा से इसका इंप्लीमेंटेशन, इनका एनफोर्समेंट जो है वो अनइक्वल रहा है। जिसके पास पावर है वो अक्सर लीगल एम्बिग्विटीज का इस्तेमाल करता है। वह कमजोर देशों को बार बार अंतर्राष्ट्रीय जांच की जाती है, उनके खिलाफ इवन कार्रवाई भी होती है। अगर आप वर्तमान संघर्ष को देखें तो आपको बार बार दिखाई देगा कि कौन वार क्राइम ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। किसी देश का राष्ट्रपति खड़ा होकर यदि ये कहे कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करेंगे, हम सिविलियंस को खत्म करेंगे, या फिर किसी देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि दूसरे देश के नागरिकों से कि आप यहां से चले जाइए, हम आपको नष्ट करने वाले हैं। आपने हाल के संघर्ष में लेबनान के मामले में या ईरान के मामले में इसे होते हुए देखा है। इतिहास में भी स्थिति ऐसी ही चेकर्ड किस्म की रही है। अगर आप शुरुआती नॉर्म्स को देखें, अगर आप भारत जैसे देशों में देखें तो भारत में कहा जाता था कि भारत जब युद्ध हो रहे होते थे तब भी किसान अपने खेतों में हल चलाता रहता था, क्योंकि युद्ध सेनाओं के बीच होते थे। या फिर महाभारत के प्रकरण आपको याद होंगे जिसमें जब भी युद्ध के नियमों का थोड़ा सा उल्लंघन होता है तो उसे आज तक याद किया जाता है कि अश्वत्थामा को कैसे मारा गया, उत्तरा के गर्भ पर कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, और उनको आज तक याद किया जाता है कि परंपरा का उल्लंघन था। लेकिन उतना पीछे ना भी जाएं, तो जब से युद्ध के रेगुलेशन शुरू हुए वह अंतर्राष्ट्रीय कानून से पहले की स्थिति थी। प्राचीन युद्धों में जैसा मैंने बताया कि ऐसा होता था, और ये आपको भारत के ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी दिखाई देता है और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी आपको ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अगर हम
मॉडर्न किस्म के युद्धों की बात करें तो मोरल कंपास वही रहता है, लेकिन युद्ध की स्थितियां थोड़ी सी बदल जाती हैं। 1474 में एक जर्मन मिलिट्री कमांडर हुए जिनका नाम था पीटर वॉन हेगनवैक, उनका एक केस दिखाई देता है जिसमें उन्हें कन्विक्ट किया गया। तो वहीं से पैदा होता है ये कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि बॉस होने का मतलब गुनाहों की छूट नहीं है। 17th सेंचुरी तक ह्यूगो ग्रोटिस जैसे थिंकर्स ने यह नींव पुख्ता कर दी थी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर और सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना नेचुरल लॉ के खिलाफ है। आप युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करते समय सामने वाले व्यक्ति ने हथियार डाल दिए और वह आपने उसको कैदी बना लिया, उसके बाद आप उनको मार डालें, उनको टॉर्चर करें, यह युद्ध नहीं है। 19th सेंचुरी तक आते आते चीजें और स्ट्रक्चर्ड होने लगी थी। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान लीबर कोड आता है जिसने पहली बार टॉर्चर और धोखाधड़ी को इलीगल डिक्लेयर किया। इसके बाद हेग कन्वेंशन ने यूरोपियन पावर्स को एक टेबल पर लाया ताकि तय हो सके कि कौन से हथियार चलाए जाएंगे, कौन से नहीं। लेकिन तब तक यह सिर्फ जेंटलमैन एग्रीमेंट था, कोई सख्त कोर्ट नहीं था जो इसे एनफोर्स कर सके। और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का इतिहास 1864 का जेनेवा कन्वेंशन, ये एक माइलस्टोन है। इसमें कहा गया कि घायल सैनिकों की सुरक्षा के लिए कुछ नियम हैं। हेनरी ड्यूओ का नाम लिया जाता है जिसने सेल्फेरिनो की लड़ाई, बैटल ऑफ सेल्फेरिनो के एक्सपीरियंस के बेसिस पर इस बात को कहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की विनाश लीला के बाद वर्साई की संधि होती है और वर्साई की संधि में एक तरह से कानूनी जवाबदेही स्थापित करने की कोशिश की जाती है। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल वजहों से एनफोर्समेंट थोड़ा सा कम होता है। टर्निंग पॉइंट क्या आता है? टर्निंग पॉइंट है न्यूरेमबर्ग। ये न्यूरेमबर्ग से लेकर आज तक, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के न्यूक्लियर अटैक के बाद, आप सोच के देखिए ना कि जापान पर जो हमला किया गया, वह हमला हिरोशिमा और नागासाकी पे किया गया हमला सेना पे किया गया हमला नहीं था, या शहरों पर किया गया हमला था। इन दोनों जगहों पर मारे गए लोग किसी भी तरीके से सैनिक नहीं थे, वे वहां के नागरिक थे। ये वही हिरोशिमा नागासाकी है जो कि अमेरिका का कहना है कि पर्ल हार्बर की प्रतिक्रिया में दिया गया, और वही पर्ल हार्बर इसी युद्ध के दौरान, अभी जो चल रहा युद्ध है उसके दौरान, इसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री को बताते हुए कहा कि देखिए आपने ऐसा किया था, बदले में स्वाभाविक है हिरोशिमा नागासाकी हुआ, जो बात नहीं कही गई। तो अगर बिल्कुल क्लियर कहा गया कि अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं, कोई सेना का जनरल ये कहता है कि आई वॉज फॉलोइंग ऑर्डर, ये एक बहाना है। आप मास मर्डर के ऑर्डर को अगर मानते हैं, आप एक सैनिक अधिकारी हैं और आपको पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती है कि जाइए वहां जाकर मास मर्डर कीजिए, आम कत्लेआम कर दीजिए, और आप उसे मान लेते हैं, तो आपका मानना भी एक क्राइम है। आप सैनिक हैं, आपसे अपराधियों वाला काम अगर कराया जा रहा है और अपराधियों वाला काम आप करने को तैयार हैं, तो आप अपराधी हैं। इसी के तहत 28 जापानी नेताओं पर मुकदमा चलाया गया था और एक प्रेसिडेंस बना था। फिर आता है 1949 का जेनेवा कन्वेंशन, जो आज तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वह बाकायदा रूल्स ऑफ वॉर की एक तरह की बाइबल है। सिविलियंस को हॉस्टेज बनाना या जानबूझकर कत्ल करना, रेप, प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स्ड प्रेगनेंसी, स्टेरिलाइजेशन, धार्मिक जगहों पर हमला करना, स्कूलों पर हमला करना, अस्पतालों पर हमला करना, इवन हिस्टोरिकल जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर जानबूझकर हमला करना, ये सब के सब इसके तहत अपराध हैं। आपको ये सब होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। याद कीजिए पिछले दिनों ईरान में किन किन चीजों पर हमला हुआ, स्कूलों पर हमला हुआ, अस्पतालों पर हमला हुआ, मॉन्यूमेंट्स पर हमला हुआ। कोल्ड वॉर के दौरान सुपर पावर्स ने इन रूल्स को स्वाभाविक तरीके से अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। 90s में यूगोस्लाविया, रवांडा के ट्रिब्यूनल्स दिखाते हैं कि वॉर क्राइम्स को लेकर कुछ एनफोर्समेंट किया जाता है, हमेशा उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन करंट रियलिटी क्या है? हमारे पास इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, एक परमानेंट कोर्ट जहां पर कोई डिक्टेटर, कोई कमांडर, उस पर मुकदमा चल सकता है। जैसे कि अभी नेतन्याहू और इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर पर अरेस्ट वारंट वहां से दिया गया, और ये अलग बात है कि जो पावरफुल देश होते हैं उसके लीडर्स इसे बाईपास करते आते हैं, क्योंकि आज के कानून में कई सारी चीजें हैं। आप इसका कानून ये बताते हैं कि आपके यहाँ चाइल्ड सोल्जर्स नहीं हो सकते, आप फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते,
याद कीजिए लेबनान के नागरिकों को क्या कहा गया है। कहा गया कि दक्षिण लेबनान को खाली कर दीजिए, जिसका मतलब है फोर्स डिस्प्लेसमेंट। जिनोसाइड नहीं किया जा सकता। आप युद्ध के दौरान ऐसा नहीं कर सकते कि किसी दूसरी एथनिसिटी के लोगों को, किसी दूसरे धर्म के लोगों को या दूसरी भाषिक पहचान के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू करें। गजा याद कीजिए क्या होता है। या फिर आप मशीनों से लोगों को नहीं मार सकते, एआई किलर बॉट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कल्चरल प्रॉपर्टीज की तबाही नहीं कर सकते। ये वॉर क्राइम्स की लिस्ट है। रियलिटी बहुत कड़वी है। अधिकतर ताकतवर देश इन रूल्स से बच निकलते हैं या फिर डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। कई बार तो वो बाकायदा ये कहते हैं हम वॉर क्राइम्स रोकने के लिए किसी जगह पे गए हैं, जबकि वहां वो वॉर क्राइम कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात तय है, कोर्ट रूम से लेकर तमाम जगहों पर आपको दिखाई देगा कि ह्यूमैनिटी, मानवता जो है वह युद्धों में हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई युद्ध, चाहे वो कानूनन लड़ा जा रहा हो, गैर कानून तरीके से लड़ा जा रहा हो, कोई युद्ध शुभ नहीं होता। युद्ध कभी शांति नहीं लाता, वो एक तरह का गहरा सन्नाटा छोड़ जाता है। सोच के देखिए कि हम आराम से बैठे हुए टीवी के सामने इस युद्ध को देख रहे हैं, जो युद्ध चल रहा था। हम कॉफ़ी के घूंट ले रहे हैं, हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं और सामने हमें मासूम बच्चों की कब्रों के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हमें वो मलबा दिखाई दे रहा है, हमें वो गजा की मिट्टी दिखाई दे रही है, जहाँ पर सांस लेना भी गुनाह है। कैसे हमने देखा कि यूक्रेन में फ्रंट लाइन से बहुत दूर खेल के मैदानों पर, होटल्स पर मिसाइल बरसाई गई। 2025 में सिर्फ 3 महीने में 47 लाइव्स वहां पर चली गई। कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि स्ट्राइक्स नहीं है जिन्हें स्ट्राइक्स कहा जा रहा है, ये वॉर क्राइम्स हैं। यूएन ने इसे मर्डर एंड फोर्सिबल ट्रांसफर का नाम दिया। ये अलग बात है कि इससे वो जो बच्चे हैं वो वापस नहीं आ जाएंगे। इसी तरीके से आप युद्ध में सर्वाइवल का वेपनाइजेशन नहीं कर सकते। किसी भी जनता को पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए और साफ हवा चाहिए, और आप ऐसी बाड़बंदी कर दें, आप इस किस्म की फेंसिंग कर दें, आप इस तरह की सेना लगा दें कि लोगों तक खाना ना पहुंच पाए, लोगों तक पानी ना पहुंच पाए, लोग जी ना पाए, उनका सर्वाइवल जो है वो स्टेक पर हो जाए। जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि ये वॉर क्राइम है। गजा में आप बिल्कुल ये होता हुआ देखते हैं। लोग वहां पर रसद पहुंचाना चाहते हैं, वे लोगों तक मदद पहुंचाना चाहते हैं। दवाइयों की बात हो रही है, यहां पानी की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, हथियारों की नहीं। लेकिन विदेशी सेना या विपरीत सेना जो है, दुश्मन सेना, जो कह रही है नहीं, हम लोगों तक पानी भी नहीं पहुंचने देंगे। ये एक वॉर क्राइम है। गजा में आज 69,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और ये सब लोग बॉम्ब से नहीं मरे, ये भूख से मरे, प्यास से मरे, या फिर इलाज ना हो पाने के कारण मरे। या फिर सोच के देखिए कि हमारे देश में कितनी खूबसूरत किस्म की ऐतिहासिक धरोहरें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। लेकिन अगर किसी के पास बहुत ताकत हो और वो कहे कि नहीं जी हम तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को बर्बाद करेंगे, तब क्या स्थिति होगी? इंटरनेशनल लॉ कहती है, वॉर क्राइम्स की लॉ कहती है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अभी हाल में ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत ईरान पर हुए हमले में यूनेस्को प्रोटेक्टेड गोलिस्तान पैलेस, ये एक हेरिटेज है, यूनेस्को हेरिटेज साइट थी, इसे नुकसान पहुंचाया गया। ये खूबसूरत हजारों साल से खड़ा हुआ यह महल, इस पर हमला किया गया। सिविलियंस पे मिसाइल्स गिरते हैं तो मैसेज साफ होता है, कानून सिर्फ उनके लिए है जो तोड़ने की ताकत नहीं रखते। और ये हिपोक्रेसी लगातार चलती है। इसलिए जब आप युद्ध को देखते हैं तो कोई साइड लेने से पहले इस बात को देखें कि युद्ध के दौरान सफर कौन कर रहा है, उसने ऐसा क्या किया था। और आपको कई जगह दिखाई देगा, आपको एनवायरमेंट कंजर्वेशन का सवाल दिखाई देगा, शांति का सवाल दिखाई देगा, लेकिन उसके बावजूद आपको टारगेटेड तरीके से आर्थिक जगहों पर हमला होता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए बाकायदा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इकोसाइड। जब कहा गया कि यूएसए जो है ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करेगा, जिसका मतलब है इकोसाइड, या फिर ईरान ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करेगा, इसलिए ऐसे, या फिर इनसे जो एनवायरमेंटल इश्यूज खड़े होते हैं, आपने हमला किया और उससे एसिड रेन हो रही है या ब्लैक रेन हो रही है, इससे मिट्टी और पानी खराब हो जा रहा है, तो उस पर खेती संभव नहीं रह गई है। ध्यान रखिएगा, कई बार इनको नॉर्मल मान लिया जाता है। दिस नॉर्मलाइजेशन ऑफ अनथिंकेबल। हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जो वास्तव में इस अनथिंकेबल के नॉर्मलाइज होने की पीड़ा से गुजर रही है। ऐसे में हम अगर खामोश हैं या हमारी आउटरीच सेलेक्टिव है,
हम एक पक्ष को देख पा रहे हैं, दूसरे पक्ष को नहीं देख पा रहे, तब हमारे मनुष्य होने पर सवाल उठता है। हम अक्सर पूछते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। एज अ सिटीजन हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हम उदासीनता को, अपैथी को छोड़ें। स्टॉप लुकिंग द अदर वे, क्योंकि इफ यू स्टॉप लुकिंग द अदर वे देन यू विल बी एबल टू फोर्स द पावरफुल। पावर ऑफ लैंग्वेज, इसको समझिए। जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट कहकर उधर से निकल मत जाइए। मैसेकर है, स्टार्वेशन है, अन्याय है। मैसेकर को मैसेकर कहिए, स्टार्वेशन को स्टार्वेशन कहिए, इनजस्टिस को इनजस्टिस कहिए। उन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं जो लोगों को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करते हैं, या अपने वोट देते समय आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आपका वोट जेनोसाइड्स के फेवर में तो नहीं जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आज अगर हमने बोलना बंद कर दिया तो जब हमारे लिए बोले जाने की जरूरत होगी तो कोई नहीं बोलेगा। जस्टिस की जो भाषा है, उसकी जो जबान है, उसे मरने मत दीजिए। वॉर क्राइम्स किसी भी तरीके से, किसी कारण से, किसी सिद्धांत से जस्टिफाइबल नहीं हैं। वॉर क्राइम्स को पहचानिए, उनके खिलाफ की आवाज बनिए।